अस्सलामुअलैकुम। अब हमने जान लिया है कि व्हाट डू यू मीन बाय माइटोसिस, व्हाट इज द occurrence ऑफ माइटोसिस एंड also the discovery of mitosis. There are two phases of the mitosis. Number one is known as karyokinesis. Karyokinesis का मतलब होता है simply it is nuclear adhesion. और दूसरा स्टेप जो इसके अंदर होता है दैट्स नोन एज साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन. हाँ, नंबर वन जब हम डिस्कस करते हैं कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियर डिवीजन, there are four phases of karyokinesis. इसके चार स्टेप्स होते हैं on the basis of the position and morphology of chromosome. On the basis of position and morphology of chromosome. Position and morphology of the chromosome के मुताबिक there are four steps of this mitosis or we say karyokinesis. Number one is that is known as prophase. पहला स्टेप जो इसके अंदर होता है दैट्स नोन एज प्रोफेज. ये लॉन्गेस्ट फेज होता है. इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस. इसके अंदर तीन सब फेजेस होते हैं जिसको हम बोलते हैं अर्ली प्रोफेज. इट हैज 3 सब फेजेस. सब फेज फर्स्ट जो होता है दैट्स नोन एज अर्ली प्रोफेज. जब ग्रोथ फेज का G2 फेज कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद सेल एंटर हो जाती है इनटू द M फेज. M फेज के अंदर पहला स्टेप जो होता है दैट इज नोन एज प्रोफेज. वी कॉल इट एज प्रोफेज स्टेज. This is a cell. न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस और दिस साइटोप्लाज्म के अंदर इस तरीके से 2 पेयर्स ऑफ सेंट्रियोल्स होते हैं. हाँ, अर्ली स्टेज के अंदर, अर्ली प्रोफेज के अंदर पहला स्टेप जो होता है इस सेंट्रियोल के इर्द गिर्द एक बॉडी होती है. दैट बॉडी इज नोन एज सेंट्रोस्फीयर. उसको हम सेंट्रोस्फीयर कहते हैं. सेंट्रियोल के इर्द गिर्द सेंट्रोस्फीयर होता है तो वो सेंट्रोस्फीयर डिसअपियर हो जाता है. पहला स्टेप होता है इट इन्वॉल्व्स. पहला स्टेप इसके अंदर होता है डिसअपियरेंस ऑफ. लेकिन एक चीज यहां पे याद रखनी है कि अर्ली प्रोफेज जो होता है, इस अर्ली प्रोफेज का पहला स्टेप जो होता है दैट्स नोन एज फॉर्मेशन ऑफ एस्टर. स्टार शेप्ड बॉडी जो बनती है दैट्स नोन एज फॉर्मेशन ऑफ एस्टर. फॉर्मेशन ऑफ एस्टर में पहला स्टेप जो होता है, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर पहला स्टेप होता है अर्ली प्रोफेज के अंदर. तो उसमें क्या होता है, उसमें सेंट्रियोल्स के इर्द गिर्द जो सराउंडिंग बॉडी होती है दैट्स नोन एज सेंट्रोस्फीयर.
सेंट्रोस्फीयर जो होता है, सेंट्रोस्फीयर वो डिसअपियर हो जाता है. दैट मीन्स सेंट्रियोल्स गेट्स एक्सपोज्ड. वो डिसअपियरेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एस्टर में पहला स्टेप होता है डिसअपियरेंस ऑफ सेंट्रोस्फीयर. हाँ, जब सेंट्रोस्फीयर यहाँ इर्द गिर्द डिसअपियर हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो ये ईच सेंट्रियोल पियर जो होती है ये डेवलप कर रही है ऐसे फाइन रेडिएटिंग रेज. इसके बाद यहाँ से निकलती है फाइन रेडिएटिंग रेज. उन फाइन रेडिएटिंग रेज जो होती है, क्योंकि हमें मालूम है सेंट्रियोल के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल होता है, उस माइक्रोट्यूब्यूल से रेज निकलने शुरू हो जाती है. उन रेजेस को हम एस्ट्रल रेज कहते हैं. फॉर्मिंग दीज एस्ट्रल रेज लाइक दिस, ये सेंट्रियोल पियर होते हैं, इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल होता है. ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल से फाइन रेडिएटिंग रेज बाहर आने लगती है, तो उन रेज को हम एस्ट्रल रेज कहते हैं. इसके साथ भी ऐसा होता है और इसके साथ भी, इस पियर के साथ भी ऐसा होता है. तो फिर इन फाइन रेडिएटिंग रेज को हम एस्ट्रल रेज कहते हैं. ये जो एस्ट्रल रेज होती है ये यहाँ पे स्टार शेप्ड बॉडी बनाती है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एस्टर. सिंपली ईच सेंट्रियोल पेयर जो होती है डेवलप्स फाइन रेडिएटिंग प्रोटीन microtubules, fine radiating protein microtubules known as, उसको हम बोलते हैं या called as astral rays. फॉर्मिंग वो बनाती है, फॉर्मिंग स्टार शेप्ड बॉडी known as एस्टर. यहां पे याद रखना है 2 पेयर्स ऑफ सेंट्रियोल इस साइटोप्लाज्म के अंदर होता है. तो फिर जब इसके इर्द गिर्द सेंट्रोस्फीयर खत्म हो जाता है, पहला स्टेप जो प्रोफेज के अंदर होता है, अर्ली प्रोफेज के अंदर सेंट्रोस्फीयर जब डिसअपियर हो जाता है, इसके बाद ये जो सेंट्रियोल होता है, सेंट्रियोल के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं. वो माइक्रोट्यूब्यूल्स फाइन रेडिएटिंग रेज बनाते हैं. उन फाइन रेडिएटिंग रेज को हम एस्ट्रल रेज कहते हैं. तो एस्ट्रल रेज स्टार शेप्ड बॉडी बनाते हैं इन 2 पेयर्स ऑफ सेंट्रियोल के इर्द गिर्द. तो इस स्टार शेप्ड इस एस्ट्रल रेज जो होती है, जो स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसी को हम स्टार शेप्ड बॉडी इज नोन एज एस्टर, इसको एस्टर कहते हैं. दूसरा स्टेप होता है दैट इज नोन एज कंडेंसेशन. दूसरा स्टेप होता है कंडेंसेशन. कंडेंसेशन का मतलब है न्यूक्लियर क्रोमैटिन कंडेंस हो जाता है. क्योंकि जो ये न्यूक्लियर क्रोमैटिन होता है, हाँ, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर क्रोमैटिन होता है, इट इज़ वेरी लॉन्ग. ये बहुत ही लॉन्ग होता है न्यूक्लियर क्रोमैटिन, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर. इसके अंदर वाटर होता है. लेकिन अर्ली प्रोफेज के अंदर ये कंडेंस हो जाता है. कंडेंस का मतलब होता है इसमें डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर occurs in the chromatin. हाँ, कंडेंसेशन में क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर इन क्रोमैटिन्स, so that क्रोमैटिन बिकम्स, जब इसमें वाटर बाहर निकलेगा, क्रोमैटिन से वाटर बाहर निकलेगा, सो दैट वाटर की बदौलत से ये लॉन्ग एंड थिन होता है. जब इसमें वाटर बाहर निकलेगा तो क्रोमैटिन बिकम्स शॉर्टर एंड
थिकर। ये छोटे छोटे और मोटे क्रोमोसोम्स बनेंगे बिकॉज ऑफ ड्यू टू द डिहाइड्रेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स। हमें मालूम ही है कि क्रोमैटिन के अंदर पानी होता है, पानी की बदौलत से ये लॉन्ग भी होता है और थिन भी होता है, लेकिन ड्यू टू द डिहाइड्रेशन जब वाटर इसमें रिमूव हो जाएगा तो फिर क्या होता है, ये शॉर्टर एंड थिकर बनते हैं। दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज क्रोमोसोम। हाँ, हर एक क्रोमोसोम के पास ईच क्रोमोसोम हैज टू आर्म्स नून एज, उन आर्म्स को हम सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। Each chromosome is formed of two sister chromatids. Each chromosome has two arms known as sister chromatids, joined at the center. Joined at the center, known as centromere. हर एक क्रोमोसोम के पास दो आर्म्स होते हैं। उन आर्म्स को हम सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। सिस्टर क्रोमैटिड्स ज्वाइन होते हैं सेंटर पे, तो उस सेंट्रल बॉडी इज नोन एज, वी कॉल इट एज सेंट्रोमियर। उसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं। हाँ, इस सेंट्रोमियर के ऊपर यहाँ पे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। दैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज काइनेटोकोर। उसको काइनेटोकोर कहते हैं। दैट इज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल्स। यहाँ से ही स्पिंडल्स अटैच हो जाते हैं, तो इसको काइनेटोकोर कहते हैं। There are two types of disc-like structures, disc-like areas present in the centromere, which acts as the site of attachment of spindles, known as kinetochore. Simply, early prophase के अंदर पहले तो formation of ester हो जाता है, means star-shaped body is formed surrounding the centrioles. वो कैसे होता है? उसमें disappearance of centrosphere होता है। डिसअपियरेंस ऑफ सेंट्रोस्फीयर से क्या होता है, तो उससे सेंट्रियोल्स रेडिएटिंग रेज बनाते हैं माइक्रोट्यूब्यूल के जरिए, तो उनको हम एस्ट्रल रेज कहते हैं। तो एस्ट्रल रेज से स्टार शेप्ड बॉडी बनती है, तो इसको एस्टर बॉडी कहते हैं। दूसरा स्टेप होता है क्रोमैटिन के अंदर कंडेंसेशन हो जाती है, सो दैट द क्रोमैटिन चेंजेस इनटू द क्रोमोसोम बिकॉज ऑफ द डिहाइड्रेशन ऑफ द वाटर। वाटर लॉस होने से ये क्रोमैटिन शॉर्टर एंड थिकर बन जाता है, सो दैट वी कॉल इट एज क्रोमोसोम। हर क्रोमोसोम के पास दो आर्म्स होते हैं, वो दो आर्म्स अटैच होते हैं एट द सेंटर, उसको सेंट्रोमियर कहते हैं, और आर्म्स को हम सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। इसके बाद होता है मिड प्रोफेज। दूसरा स्टेप है इसका मिड। इसके बाद है दूसरा स्टेप दैट इज नोन एज मिड प्रोफेज। मिड प्रोफेज के अंदर क्या होता है, ये जो यहाँ पे एस्टर्स है, एस्टर जो होते हैं, दे ट्राई टू मूव टुवर्ड्स देयर अपोजिट पोल्स। ये एस्टर यहाँ की तरह भागने लगता है, ये एस्टर यहाँ की तरह भागने लगता है। तो दैट मीन्स एस्टर्स मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर टुवर्ड्स देयर मतलब पोल्स की तरह ये मूव हो रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, एस्टर्स या सेंट्रियोल पेयर जो होते हैं, मूविंग टुवर्ड्स देयर पोल्स। एस्टर्स मूविंग टुवर्ड्स देयर पोल्स। ये एस्टर यहाँ की तरह जाने लगता है, ये वाला इस तरह जाने लगता है। दैट मीन्स एस्टर्स मूविंग अवे ऑफ टू दीज मतलब
और वी से सिंपली जो पेयर होती है एस्टर्स की, एस्टर पेयर्स मूव टुवर्ड्स देयर पोल्स, दे गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। दूसरा पॉइंट इसमें होता है क्रोमोसोम के अंदर ज्यादा से ज्यादा कंडेंसेशन हो जाती है, मोर एंड मोर कंडेंसेशन, more and more condensation of chromosomes occurs. That means they becomes more shorter and thicker. वो शॉर्ट भी बन जाएंगे एंड थिक लाइक स्ट्रक्चर्स भी बन जाएंगे। तो उससे क्या होता है कि इनके अंदर एक कॉइलिंग स्ट्रक्चर हो जाती है, ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर। दैट ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर इज नोन एज बॉल ऑफ वूल भी कहते हैं उसको, और भी से सुप्रीम स्टेज, उसमें थोड़ा सा सुप्रीम लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। जब ये क्रोमोसोम थिकर एंड शॉर्टर बन जाएंगे तो इनमें सुप्रीम स्टेज बन जाता है, और भी से ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर इनके अंदर बन जाता है, दैट्स नोन एज सुप्रीम स्टेज। इसके बाद होता है लेट प्रोफेज। मिड प्रोफेज के अंदर दो ही स्टेप्स होते हैं, एस्टर्स मूव हो जाते हैं टुवर्ड्स पोल्स की तरह, एंड दिस कंडेंसेशन ऑफ मोर एंड मोर ऑकर्स इन केस ऑफ द क्रोमोसोम्स, दे बिकम शॉर्टर एंड थिकर। हाँ, इसके बाद होता है लेट प्रोफेज। लेट प्रोफेज के अंदर क्या होता है? लेट प्रोफेज के अंदर क्या होता है? लेट प्रोफेज के अंदर जो यहाँ पे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है ये कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है। गोल्गी बॉडी जो इसके अंदर होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, वो भी डिसअपियर हो जाती है। ईआर अगर होता है, ईआर भी डिसअपियर हो जाता है। न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर हो जाता है। तो इसका मतलब है लेट प्रोफेज के अंदर कंप्लीट डिसअपियरेंस ऑफ, शुरू ये मिड फेज के अंदर ही होता है, लेकिन कंप्लीट डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कंप्लीट डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो जाता है। कंप्लीट डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्गी बॉडी, ईआर एंड ऑल्सो न्यूक्लियोलस ऑकर्स। ये चीजें जो होती है ये कंप्लीटली डिसअपियर हो जाती है लेट प्रोफेज के अंदर। हाँ, इसके बाद फर्दर कंडेंसेशन ऑकर्स, फर्दर मोर एंड मोर कंडेंसेशन होती है, मोर एंड मोर कंडेंसेशन। क्रोमोसोम्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा पानी बाहर आने लगता है, और जो एस्टर्स होते हैं, अगर हम इस तरीके से डायग्राम पे देखेंगे, ये डायग्राम है, तो यहाँ पे आप तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर हो गया, तो इसका मतलब है कि एस्टर्स जो होते हैं वो पहुंच गए अपोजिट पोल्स पे, इस तरीके से पोल्स के, हाँ वो पहुंच गए। तो इन एस्टर्स, इसके बाद क्या होता है कि क्रोमोसोम्स आपको मालूम ही है, आप तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ही नहीं, तो वो डायरेक्टली पास ऑन इनटू द साइटोप्लाज्म में दाखिल हो चुके हैं। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे ऑलरेडी G2 फेज के अंदर स्पिंडल प्रोटीन बन चुके हैं, तो उन स्पिंडल प्रोटीन से अब स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे, ऐसे स्पिंडल फाइबर्स, दैट मीन स्पिंडल फॉर्मेशन। हाँ, स्पिंडल फॉर्मेशन बनेगी। तो क्रोमोसोम्स ऐसे प्रेजेंट होंगे साइटोप्लाज्म के अंदर। सिंपली इसके अंदर